कि किस तरह का कारोबार है तुम्हारा, उसको खत्म करने की बात करेंगे। जब आप मंदिर की कल्पना करते हैं कि कोई मंदिर बनेगा किसी बस्ती में, नींव खोदने के लिए दलित अति पिछड़ा मजदूर, और जब बात होती है मालिकाना हक की तो पंडित जी आते हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उससे कमाते हैं और खाते हैं। यही इंडियन इकोनॉमी है, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। तुम लोग इससे कमा खा नहीं सकते। यहाँ पर बनने वाली जो दुकानें हैं तुम्हारी नहीं होंगी। इस धर्म को, इस आस्थाओं के बिजनेस को डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं। हिसाब दो, जवाब दो, हमसे बताओ कि तुमने क्या कमाया और कैसे खाया। यदि मंदिर में भीड़ बनेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा, मगर जब चढ़ावा चढ़ेगा और उसको हड़पने का काम होगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आएगी। अभी तो हम कह रहे हैं हमारी गिनती करो दोबारा से, हमें जाति के आधार पर गिनती करो, हम बताएंगे कि हम कितने हैं। यदि हम 60 होंगे तो हम तुमसे 60 मांगेंगे, हम 85 होंगे 85 मांगेंगे। मैं कहता हूं इस देश के अगड़ों को ब्राह्मणवादियों को आरक्षण की जरूरत है। कहां? सफाई के काम में। तुम्हें सीवर में घुसकर काम करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। तुम्हें आरक्षण की जरूरत है जब गाय भैंस मरती है उसका चमड़ा किस सफाई से काटा जाए, तुम्हें वहां पर आरक्षण की जरूरत है। नट का बच्चा एक बारीक रस्सी के ऊपर चलता है, हे ब्राह्मण तुम इतने योग्य हो तो उस रस्सी पर चलकर दिखाओ। हे ब्राह्मण तुम इतने योग्य हो तो किसी दलित के बनाए हुए जूते जैसा शानदार डिजाइन बनाकर दिखाओ। तुमने हमको जहां तक केला है हम वहां योग्य थे। तुम्हारे कारोबार पर कब्जा करेंगे, हम अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे। इस क्रांति की जरूरत है। इस क्रांति की नींव रखने नंबर कोई मायने नहीं रखता। मैं आपसे कहता हूं हमारी तादाद उन लोगों से कहीं ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं हम पलट सकते हैं, न सिर्फ इस देश का, इस पूरी धरती का तख्ता पलट सकते हैं। और सत्ता हमारी होगी, और सत्ता हमारी होगी तभी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मगर अब सवाल है हिस्सेदारी का, और हिस्सेदारी से भी आगे सवाल है हकदारी का। बंजर जमीन के ऊपर खेती करके लोगों का पेट भर देते हैं वो लोग जो पहाड़ काट कर नदियां और नहरें बनाते हैं, जो बहुत खूबसूरत जूते बनाते हैं, क्या वो कभी पिछड़े हो सकते हैं? मैं कहता हूं वो पिछड़े नहीं, वो इस देश की उत्पादक शक्तियां। हमको पिछड़ा कौन कहता है? जो कभी कुछ नहीं करता, निकम्मा है, नादारा है। अरे हम 85 हैं तो 85 का हक चाहिए। 15-90% चीजों पर कब्जा नहीं कर सकते। आरक्षण के सहारे सर्वाइव कर रहे हैं, परजीवी है। 85% मेजोरिटी का 15% ने शोषण किया, जुल्म किया। हम 2024 के चुनाव में इस दक्षिणपंथी ताकतों को, इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस को किस तरह से सत्ता से बाहर कर सके, और इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस के गैंग को और उस ब्राह्मणवादी को सत्ता से बाहर किया जा सके। ऐसे वो कोशिश कर रहा है, उसी तरह से उसके खिलाफ मुहिम भी तेज हो रही है, उसी तरह से उसके खिलाफ चर्चा भी हो रही है। मैं कहता हूं कि एक निर्णायक लड़ाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक सोशल अवेयरनेस तो है, मगर अब सवाल है हिस्सेदारी का, और हिस्सेदारी से भी आगे सवाल है हकदारी का। क्या हम पिछड़े नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं, हम वनवासी नहीं हैं, जैसे हमको कहते हैं ये लोग कि पिछड़े वो लोग जो बंजर जमीन के ऊपर खेती करके लोगों का पेट भर देते हैं, वो लोग जो पहाड़ काट कर नदियां और नहरें बनाते हैं, वो लोग जो लकड़ी से सामान पूरा समाज के काम आने वाला बनाते हैं, वो लोग जो लोहे को गला करके औजार बनाते हैं, वो लोग जो बहुत शानदार डिजाइन वाले कपड़े बनाते हैं, वो लोग जो बहुत खूबसूरत जूते बनाते हैं, क्या वो कभी पिछड़े हो सकते हैं? मैं कहता हूं वो पिछड़े नहीं, वो इस देश की उत्पादक शक्तियां हैं। हम इसलिए उसको कहते हैं, कई लोग कह सकते हैं कि हम नई टर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि हम उनको कहते हैं वो मेजर प्रोडक्टिव क्लासेस हैं, वो प्रमुख उत्पादक वर्ग हैं इस देश के। और हमको पिछड़ा कौन कहता है? जो कभी कुछ नहीं करता, निकम्मा है, नादारा है, और सिर्फ साजिश के तहत हमारे उत्पादों को, हमारी मेहनत को और हमारे तमाम तरह से मेहनत से कमाए हुए सरमाए को लूटता है, वो अपने आप को अगड़ा कहते हैं। तो एक निर्णायक लड़ाई की नींव हम रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी हकदारी चाहिए। हकदारी, हम 85 हैं तो 85 का हक चाहिए। ये 15-90% चीजों पर कब्जा नहीं कर सकते। आज हम, हमारे सामने जो खड़ा हुआ है, हम उसमें से जवाब देखते हैं कि जवाब यही है हमारे सामने, क्या हो सकता है जवाब, विकल्प हमारे सामने यही है, क्या हो सकता है। आपके सामने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी यहां पर नहीं आया जो आपको कवर करे, आपकी खबर बनाए, मगर आपके पास ये वैकल्पिक मीडिया है। मैं कहता हूं ये जवाब है। हमारे पास हर क्षेत्र में जवाब है। हमारे पास एकेडमिक्स में जवाब हो सकता है कि हम अपना, अब भी नया जमाना शुरू है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो क्या हम अपनी कोशिशों से उस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते? क्या हम अपनी कोशिशों से उस तरह की हिस्सेदारी नहीं ले सकते समाज के अंदर? हम आज कहते हैं कि हमें हमारा 85% हक चाहिए। और ये बात सिर्फ नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं है। लोग समझते होंगे कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, आरक्षण की बात नहीं है केवल,
ये हिस्से की बात है, हमारे हक की बात है। और ये आरक्षण की बात भी हो तो उसमें कोई गलत नहीं। आरक्षण आज तक कहा जाता है, निशाना बनाया जाता है, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, अनुसूचित, उनको कहा जाता है कि ये योग्य नहीं है, इनमें मेरिट नहीं है और ये आरक्षण के सहारे सरवाइव कर रहे हैं, परजीवी है। मैं कहता हूं कि आरक्षण हमारी जरूरत नहीं है, इस देश के जो वंचित तबके हैं उसकी जरूरत नहीं है, इस देश की जरूरत है आरक्षण। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दो देशों की तुलना कीजिए, एक अमेरिका की, एक हिंदुस्तान की। आप पाएंगे कि हमारा इतिहास, हम टाइम और स्पेस में कहीं बड़े हैं अमेरिका से, हमारा हजारों साल का इतिहास है, मगर हम फिर भी साइंस टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए क्यों? और अमेरिका जिसका कुछ सौ सालों का इतिहास है, उसके सामने हम खड़ा नहीं हो सकते, उसके सामने हम बात नहीं कर सकते साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में। कारण सीधा सीधा सा है कि वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, गोरे लोग, उन्होंने 17% कालों का शोषण किया, उन्हें कहा मौकों से बाहर किया, अवसरों से वंचित किया, तो उनकी गरीबी, उनकी भूख, उनका पिछड़ापन हमसे छोटा है। और इस देश के अंदर उससे एकदम उल्टा हुआ। 85% मेजॉरिटी का 15% ने शोषण किया, जुल्म किया, उनको अवसरों से बाहर किया, शिक्षा से बाहर किया, नौकरियों से बाहर किया। इसलिए हमारी गरीबी, हमारा पिछड़ापन, हमारी भूख उनसे बड़ी है। ये कारण है कि हम पिछड़े हैं, हम उनसे कमजोर हैं। यदि जो हमें मजबूत होना है, हमें बड़ा होना है, शक्तिशाली होना है और विकसित देश बनाना है, तो मैं कहता हूं कि एक समावेशी विकास की जरूरत है। और समावेशी विकास की जरूरत है, वो जिनको 85 लोगों को आपने बाहर रखा अवसरों से, उनको शामिल करना है उन अवसरों के अंदर, उनको आगे बैठाना है। हमें इंजन बनना है, डब्बा नहीं। जब हम इंजन की बात करते हैं, विकास के इंजन की, तो विकास का इंजन इस दौर में क्या है? मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। आईटी रेवोल्यूशन इस दौर में विकास का इंजन है। तो हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमें लैंड रिफॉर्म्स की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें आईटी सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, हमें इंडस्ट्री के अंदर रेडिकल रिफॉर्म्स की बात करनी है। तुम स्टार्टअप बनाओगे तो हम कहेंगे कि हमको हिस्सेदारी चाहिए उस स्टार्टअप के अंदर। हमारे लिए अलग से प्रोविजन करो कि नए नए हमारे जो पेशे हैं, हमारे जो काम हैं, हमारी जो शिक्षा है, उसके हिसाब से हम स्टार्टअप बना सके। बात करोगे इंडस्ट्री लगाने की, तो हमें उसके लिए अलग से हमारा हिस्सा चाहिए। हमें जितना हमारा हिस्सा वो चाहिए कि हम इंडस्ट्री लगा सके, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सके। मैं कहता हूं कि यही हमारी लॉन्ग टर्म की लड़ाई है कि किस तरह से हम 85% जो इस देश की मेहनत की और इस देश की मेहनत से कमाए हुए सरमाए के असली मालिक हैं, वो किस तरह से असली मालिक बन सके। तो असली मालिकों की लड़ाई है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं। मगर जब हम कहते हैं शॉर्ट टर्म की बात, तो हम कहते हैं कि अगला चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है, हमारी लड़ाई यहां से शुरू होती है कि हम 2024 के चुनाव में इस दक्षिणपंथी ताकतों को, इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस को किस तरह से सत्ता से बाहर कर सकें। उसके लिए हमें आंदोलन जमीन पर ले जाना होगा, अपनी नई लड़ाई को जमीन पर ले जाना होगा और इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस के गैंग को, उस ब्राह्मणवादी साजिश है, उसको खत्म किया जा सके, उसको सत्ता से बाहर किया जा सके। उसके किस तरह का कारोबार है तुम्हारा, उसको खत्म करने की बात करेंगे। जब मैं कहता हूं मंदिर की बात, तो मैं इसको हमेशा कंपेयर करता हूं, इसकी तुलना करता हूं इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा भारतीय समाज की इकोनॉमी है, उसकी मैं बात करता हूं कि किस तरह से है। जब आप मंदिर की कल्पना करते हैं कि कोई मंदिर बनेगा किसी बस्ती में, आपको मालूम है सबसे पहले कौन आता है नींव खोदने के लिए? दलित अति पिछड़ा मजदूर। जब वो मंदिर को बनाने की बात होती, निर्माण की, कंस्ट्रक्शन की, कौन आता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा। और जब उसके बात होती है उसके अंदर मूर्ति रखने की, कौन बनाता है उसको? पिछड़ा। उसके बाद उसके अंदर प्रसाद आता है, तो कौन बनाता है? किसान के खेत में जो तमाम तरह का अनाज पैदा होता है, उसके घर में दूध पैदा होता है, तो उसको बनाते हैं पिछड़े। और जब बात होती है मालिकाना हक की, तो पंडित जी आते हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उससे कमाते हैं और खाते हैं। यही इंडियन इकोनॉमी है, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके ट्रस्ट का, इसका जो चेयरमैन होगा, इसका मुखिया होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा या आदिवासी होगा। तुम लोग इससे कमा खा नहीं सकते।
यहाँ पर बनने वाली जो दुकानें हैं तुम्हारी नहीं होंगी, इससे जो कमाई होती है वो तुम्हारी नहीं होगी, समाज की होगी। मैं कहता हूं कि हम इस धर्म को, इस आस्थाओं के बिजनेस को डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं, इसका जनवादीकरण करना चाहते हैं कि आप, हमारा नारा होगा जब हम उनके पास जाएंगे अपने मार्च को लेकर, हिसाब दो, जवाब दो, हमसे बताओ कि तुमने क्या कमाया और कैसे खाया और हमारा हिस्सा कहाँ गया, और नहीं तो फिर जवाब दो कि तुम क्यों इसके मालिक, तुम क्यों हमारी आस्थाओं के मालिक। यदि जो कांवड़ियों की लाइन लगेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा, यदि मंदिर में भीड़ बनेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा, मगर जब चढ़ावा चढ़ेगा और उसको हड़पने का काम होगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आएगी, ब्राह्मण आएगा। मैं कहता हूं कि आज इसको बदलने की जरूरत है, आज इसको बदलने की जरूरत है। यदि जो मंदिर हमारा है, आस्था हमारी है और ये पूरी स्ट्रक्चर हमारा है, इकोनॉमी हमारी है, तो सारा हिस्सा भी हमारा होगा। हम 85 से कम पर कुछ नहीं मानने वाले। तुमने हमें 27% देकर बेवकूफ बनाया और उसको भी नहीं लेने दिया कि 27% आरक्षण दिया 52% लोगों को, और ये तो 52% तो हम कहते हैं जो सबसे पहली जनगणना 1931 में हुई उसके आधार पर। अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अभी तो हम कह रहे हैं हमारी गिनती करो दोबारा से, हमें जाति के आधार पर गिनती करो, हम बताएंगे कि हम कितने हैं। यदि हम 60 होंगे तो हम तुमसे 60 मांगेंगे, यदि हम 55 होंगे तो हम 55 मांगेंगे, हम 85 होंगे 85 मांगेंगे, हम 86 होंगे 86 मांगेंगे। और रही तुम्हारी बात, तुमने कहा ये EWS की बात कि तुम्हें आरक्षण की जरूरत है। हाँ, तुम्हें आरक्षण की जरूरत है। मैं कहता हूं इस देश के अगड़ों को, ब्राह्मणवादियों को आरक्षण की जरूरत है। कहां? सफाई के काम में। तुम्हें सीवर में घुसकर काम करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। तुम्हें आरक्षण की जरूरत है जब गाय भैंस मरती है उसका चमड़ा किस सफाई से काटा जाए, तुम्हें वहां पर आरक्षण की जरूरत है। जब तुम कहते हो कि आरक्षण की जरूरत है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम हमें बताते हो मेरिट की बात, योग्यता की बात। मैं कहता हूं तुमसे किस तरह की योग्यता की बात। अरे एक नट का बच्चा एक बारीक रस्सी के ऊपर चलता है, हे ब्राह्मण तुम इतने योग्य हो तो उस रस्सी पर चलकर दिखाओ। हे ब्राह्मण तुम इतने योग्य हो तो किसी दलित के बनाए हुए जूते जैसा शानदार डिजाइन बनाकर दिखाओ। हे ब्राह्मण तुम इतने योग्य हो तो जाओ किसी जुल्हे के जैसा खूबसूरत कपड़ा बना करके दिखाओ। योग्यता यो है कि तुमने हमको जहां धकेला है हम वहां योग्य थे, हम वहां योग्य हैं। अब तुम्हारे कारोबार पर कब्जा करेंगे, हम अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, हम कहेंगे हम सबसे ज्यादा योग्य हैं, क्योंकि हम इस देश को, इस अर्थव्यवस्था को, इस दुनिया को चलाने वाले हैं। साथियों, यही हमारा लॉन्ग टर्म का एजेंडा है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, इस क्रांति की जरूरत है। इस क्रांति की नींव रखने नंबर कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता लेनिन ने क्या किया, मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता भगत सिंह ने क्या किया, मुट्ठी भर लोगों ने, मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता चे गुवेरा ने क्या इनकलाब किया, अकेले खड़ा होकर अपनी हिम्मत और अपने हौसले के दम पर। मगर मैं आपसे कहता हूं हमारी तादाद उन लोगों से कहीं ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं हम पलट सकते हैं, न सिर्फ इस देश का, इस पूरी धरती का तख्ता पलट सकते हैं। और सत्ता हमारी होगी, और सत्ता हमारी होगी तभी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी सही क्रांति होगी, तभी हमारा हक हमको मिलेगा।